बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल के फोरम से आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक सिलसिला शुरू करेंगे। आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 है उसकी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए बिलखसूस, और वो जो एनुअल के स्टूडेंट्स हैं जो एनुअल 2023 के लिए अंग्रेज़ी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बिलअमूम ये लेक्चर्स की एक सीरियल है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो है इसमें मैं 8 लेक्चर जो है ADB पार्ट 1 की अंग्रेज़ी के लिए और 8 लेक्चर जो है ADB पार्ट 2 की इंग्लिश के लिए तरतीब दे रहा हूँ आपके लिए, और ताकि वो स्टूडेंट जो हैं वो जो दूर अफ्तादा इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं और जिनको ट्यूशन की सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं है, या आजकल आपको पता है कि वसाइल की किल्लत का हमारे स्टूडेंट शिकार हैं। ओवरऑल हमारी जो इकॉनमी जो है वो डिस्टर्बिंग है, जिस वजह से घरेलू लेवल पे भी हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट इन पोजीशन टू पे द ड्यूज़ ऑफ द एकेडमीज़ एंड द टीचर्स। तो उनके लिए ये एक थोड़ा सा काविश की गई है, कोशिश की गई है ताकि उनकी जिस तरह से हेल्प आउट हो सके वो हम कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आज पहला लेक्चर है इसमें मैं ADB पार्ट 1 की अंग्रेज़ी की जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं, फर्स्ट जो 3 हैं तरतीब के लिहाज से, और जो 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं यानी जो इन माई व्यू वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो कि आप मेरी लिखी जो बुक है जमील सीरीज़ फॉर नोट्स ADB पार्ट 1 की, उसके अंदर मैंने बहुत ही आसान ज़ुबान के अंदर जो है आपके लिए मटेरियल तरतीब दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं बहुत थोड़े मैंने वहाँ पे दिए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाईली एक्सपेक्टेड है मैंने उनका ही वहाँ पे जिक्र किया हुआ, और उनका जो मटेरियल है मैंने बिल्कुल प्रॉपर लेंथ वाला लिखा है और बहुत ही ज़्यादा ईजी ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में, एंड ईजी टू लर्न और ईजी टू अंडरस्टैंड जिसे आप कह सकते हैं उस ज़ुबान में मैंने उनकी डिस्कशन की हुई है। आप इस बुक से पहले भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, गुज़िश्ता 3 साल से अल्लाह के फजल से आपने इस किताब से इस्तेफ़ादा किया है, और इस साल भी आप इस बुक से ही प्रिपेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर जो है आपके लिए हेल्पफुल ये साबित होगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम 3 पहले पोएम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो लेयर पोएम को मैं डिस्कस कर ही करूँगा इसलिए भी क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है तो वो ज़ाहिर बात है कि वो लेयर पोएम तो ज़रूर तैयार करता है, क्योंकि ये फ़र्स्ट पोएम होती है और फर्स्ट तो बंदा शौक़ से तैयार कर लेता है। तो ये क्योंकि ईजी भी है पोएम, तो लेयर पोएम जो है इसका एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप लेयर पोएम का पहले तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग इसके दे देता हूँ। ये जो लेयर पोएम है इसे विलियम हेनरी डेविस यानी जिसे हम W. डेविस कहेंगे, इन्होंने लिखा है, और इस पोएम में जदीद दौर का जो इंसान है यानी जो मॉडर्न मैन है उसकी जो लाइफ अफरा तफरी वाली हो गई है, हरीड और वरीज वाली लाइफ हो गई है, उस लाइफ के हवाले से शायर ने कहा है कि ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़िंदगी अगर ऐसी ज़िंदगी है तो ये फजूल ज़िंदगी है, और इसमें जो इंसान जो हर वक्त जो है वो रैपिडिटी का शिकार है, जल्दबाजी का शिकार है, उसे कहीं ना कहीं पहुंचना है, और उसके जो इकनॉमिक यानी उसके जो मुआशी जो तफक्कुरात हैं और उसकी जो दूसरी तफक्कुरात हैं उसे ईजी नहीं होने दे रही, और वो ईजी है भी नहीं है, और जिसकी वजह से वो नेचर से दूर हो गया है। और कुदरती जो मनाजर है, नेचुरल सीनरी है, जिसमें राइटर ने कुछ हवाला भी दिया है कि हम इंसान इस लिहाज से जानवरों से भी बदतर हो गए हैं कि जानवर जो हैं यानी एनिमल्स जो हैं, इवन एनिमल्स जो हैं वो दे हैव टाइम फॉर नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, बट वी आर हु आर द सुप्रीम क्रिएशन आर वे फ्राम नेचर। और दैट्स वाई हम इस तरह के मनाजर जो है, कुदरती मनाजर है, जैसे तारोबरी रात है, तारोबरी शाम है, या गिलहरियों का अखरोट छुपाने का जो अमल है, और या फिर जो है सूरज की जो चमक की वजह से जो नदी का शफाफ पानी वो जो ग्लिटरिंग करता है, जो शाइनिंग करता है, उस जैसे मनाजर को देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम यानी मटेरियल जो टारगेट्स हैं उनके अचीवमेंट तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन वो जो हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर है जिसके जो कि हमें अल्लाह के करीब ले जा सकती है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और राइटर जो है वो जदीद दौर का जो इंसान है उसकी ये टेंशन की एक बड़ी वजह भी इसी को ही करार देता है। यही एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रियल कंप्लेंट ऑफ द पोएट इन दिस पोएम, और या फिर ये नज़म जो स्टायर है, तंज है जदीद दौर के इंसान के मादा परस्ती के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आप इसका यही क्वेश्चन तैयार कीजिए, और अगर हो सके तो आप इसका एक और क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं कि वो कौन सी सिंपल डिलाइट्स हैं यानी वो कौन सी सादा सादा खुशियाँ हैं जो कि हम मिस कर देते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम यानी वक्त की किल्लत की वजह से। इस तरह स्टूडेंट्स, जो दूसरी पोएम है जो इन माई व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ततारी ही है। ततारी पोएम लेंथी नज़मों में एक शामिल है। पोएम नंबर 2 है ततारी।
तातारी पोएम के अंदर जो है वाल्टर डी ला मेयर, ये पोइट का नाम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, वाल्टर डी ला मेयर। इसमें राइटर ने एक रोमांटिक पोएम ये लिखी है और इसमें शायर ने इमेजिनेटिव यानी इमेजिनेटिव होकर या ऑन द बेसिस ऑफ हिज इमेजिनेशन एक तख़यलाती दुनिया क्रिएट की है। यानी वो तातारी नामी सरजमीन का बादशाह बनना चाहता है। यानी इफ़ यू आर द लॉर्ड ऑफ तातारी, तो अगर वो तातारी नामी सरजमीन का बादशाह बन जाए या बन जाता या बन गया तो उसकी क्या डेलिकेसीज होंगी और क्या नज़ाकतें होंगी और वो किस तरह की जो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारता या गुजारेगा, इसका जिक्र उसने यहाँ पे किया है। तो ऐसी नज़म जिसके अंदर पोइट जो है हाईली इमेजिनेटिव हो जाता है और या फिर स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन इससे हम कहते हैं वो इस्तेमाल करता है और जिसमें नेचर का वो शायर जिक्र करता है और जिसके अंदर कोई सेंट्रल आइडिया, जिसका कोई थीम भी नहीं होता है और जिसमें एक शायर की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, तो ऐसी नज़म को हम रोमांटिक पोएम कहते हैं। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ये नज़म जो है ये एक रोमांटिक पोएम है। यानी रोमांटिक पोएम का मतलब यहाँ पे रोमानवी नज़म है, इश्क की नज़म नहीं हम कहेंगे, ये लव पोएम नहीं है, बल्कि रोमांटिक का मतलब यहाँ पे रोमानवी है और हाईली इमेजिनेटिव पोएम होता है। तो इसमें शायर जो है आप एक लंबी लिस्ट है, ये कोई 8 से 9 स्टैंजास पर मुश्तमिल ये नज़म है और इसमें कोई 32 लाइनों की ये नज़म है और इसमें हर स्टांजे के अंदर आप देखते हैं कि पोइट ने मुख्तलिफ डेलिकेसीज़ का और मुख्तलिफ नज़ाकतों का जिक्र किया है और मुख्तलिफ जो है उसने शायर ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है। और अगर वो तातारी का शहनशाह होता जैसे वो कहता है तो वो अकेला होता और वो तनहा होता और उसका जो खालस कुंदन सोने का तख्त बना होता, ये उसका जिक्र करता है। और फिर शायर कहता है कि उसके जो अहम दरबार है उसमें उसकी आमद पर और उसके जाने पर बिगल बजाए जाते और वह शाही लिबास ज़ेबतन कर लेता और शाही जो सवारी है उसके ऊपर बैठ के वो बग्गी जो है सैमन ज़ीब्राज उसकी बग्गी को ड्रॉ करते खींचते और वह सवारी करता। फिर वो तातारी के फलों का जिक्र करता है, फिर वो नाचते वो मोरों का जिक्र करता है और फिर शाही दरबार के अंदर पोइट ख्वाहिश करता है अगर वो तातारी नामी सरजमीन का बादशाह होता तो वहाँ पे जो शेर हैं वो भी फिरते होते। तो यूँ जो है पोइट ने एक पूरी एक अपने एक ड्रीम्स और डिज़ायर्स की जो एक लड़ी जो है वो परो दी है और शायर जो है इसका जिक्र करता है और बताता है कि अगर वो तातारी नामी सरजमीन का शहंशाह होता तो वो कैसा होता और उसकी डेलिकेसीज और उसकी नज़ाकतें क्या होती। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही आता है कि ये एक नज़म एक रोमांटिक पोएम है। मैंने जो बुक लिखी है उसमें आपके लिए मैंने इस रोमांटिक पोएम का हवाला भी दिया है कि ये एक रोमांटिक पोएम है और साथ ही साथ मैंने ये बताया है कि जितने भी इस पोइट के ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं और जितनी भी उसने या ख्वाहिशात का इजहार किया है या जिक्र किया है वो सारी की सारी प्योर हैं, इनोसेंट है और किसी का नुकसान करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो यूँ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये पोएम जो है रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट के वाले से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरी जो पोएम है वो न्यू रेजोल्यूशन है, नए साल के इरादे। इस नज़म में पोइटस एलिज़ाबेथ स्वेल ने नए साल की आमद पर कुछ अपने रेजोल्यूशंस बनाए हैं, कुछ इरादे बनाए। उन इरादों का पोइटस ने शायरा ने जिक्र किया है और वो बताती है कि किस तरह से नए साल की आमद पर जो है वो अब नया साल गुजारेगी। और पहला जो इरादा है उसका ये है, वो कहती है कि आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट एज ए परगेशन, कि मैं लंबे लंबे घूंट पी जाऊँगी खामोशी के ताकि मेरा तज़किया नफ्स हो जाए, मेरा रूह साफ़ हो जाए, मेरी रूह की पकीज़गी मुझे हासिल हो जाए। यानी इस नज़म के अंदर भी हम ये देखते हैं कि पोइटस ने कुछ इरादे बनाए हैं। मुख्तसरन 3 लाइनों पर मबनी ये शायरा का एक इरादा है, एक रेजोल्यूशन है जिसका वो जिक्र करती है। दूसरे इरादे में शायरा कहती है कि रिमेंबर ट्वाइस ए डे हु आई एम, कि मैं याद करने की कोशिश करूँगी कि मैं कौन हूँ। यानी शायरा जो है नए साल की आमद पर यह भी इरादा कर रही है कि वो जो है वो अपने आप को जानने की कोशिश करेगी, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेगी, उसका पर्पज़ ऑफ क्रिएशन क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है जो कि शायरा बनाती है। इस बार जो तीसरा रेजोल्यूशन है उसमें शायरा कहती है कि नए साल के आमद के मौका पर वो पहचानने की कोशिश करेगी कि उसकी रियलिटी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, बल्कि अपनी रियलिटी को जानकर, अपनी रियलिटी को समझकर वो अपनी रियलिटी के साथ सोएगी, अगरचे वो ऐसे ही हार्ड, सख्त और बदसूरत क्यों ना हो जैसे हड्डियों वाला हाथ होता है। यानी शायरा बोनी आर्म्स के साथ कंपेयर करती है कि इवन दो हर रियलिटी इज जस्ट लाइक ए बोनी आर्म शी विल फील कम्फर्ट इन आराम। तो फिर भी शायरा कहती है कि उसकी बाजुओं में राहत और सुकून महसूस करेगी।
ये जो तीनों इरादे हैं, ये तीनों इरादे जो हैं शायरा के जो हैं वो दरअसल उसके है ना, उसका जो करैक्टर बिल्डिंग के लिए मुसन्नफ़ा जो है, पोइटस जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है कि वो करैक्टर बिल्ड करेगी। तो साल आते हैं, साल चले जाते हैं, लेकिन हम जो है वो उसको तब्दीली नहीं लाते, हम अंधाधुंध जो है वो उसी अंदाज से उसी एक डगर पे चलते रहते हैं। लेकिन शायरा ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब वो नए साल को एक नए अंदाज में और एक रियलिस्टिक अंदाज के साथ उसकी शुरुआत करेगी और अपने अंदर जो कुछ वैल्यूज़ और कुछ इकदार जो है, कुछ अच्छी वैल्यूज़ जो है वो अपनाने की कोशिश करेगी। स्टूडेंट्स, उसका एक ही क्वेश्चन बनता है और वो ये है कि व्हाट रेजोल्यूशन डज द पोइटस मेक एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टूडेंट्स, लगे आते हैं हम जो आज की जो तीन पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि मैंने अपनी इस बुक में भी दी हुई हैं, आप उस बुक में जो है उनको देख सकते हैं, उनका हवाला कर लेते हैं। द किलर शॉर्ट स्टोरी है और वही बात जो मैंने आपको पहले कही कि पहली स्टोरी और पहला जो आमतौर पे पोएम होता है वो तो बच्चे शौक से याद ज़रूर कर लेते हैं, तो इसलिए मैं चूँकि हमारे सिलेबस में भी शामिल है तो हम इसको देख लेते हैं। द किलर स्टोरी जो है इसे हेमिंगवे ने लिखा था, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट और पोइट थे, उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। और इसमें आप जानते हैं कि दो कातल जो है वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं, छोटा सा एक होटल सा है, उस होटल में दाखिल होते हैं और वहाँ पे अमले को यरगमाल बना लेते हैं। और अमले के अरकान में एक निक नामी शख्स है, एक जॉर्ज है और एक सैम है, यानी एक बावर्ची है और एक वेटर है और एक काउंटर पे बैठने वाला शख्स है। उनको ये कातल जो है यरगमाल बना लेते हैं गन पॉइंट पर और उनके साथ वो बड़ी एग्रेसिव एटीट्यूड, बदतमीज़ी वाली जो है वो मिसबिहेवियर वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और आप जब इस क्वेश्चन को लिखें तो आपने वो जो 3-4 सेंटेंसेस हैं जो कि उनकी जो एग्रेसिव लैंग्वेज है, उनकी जो बदतमीज़ी वाली ज़बान है, आप उसका ज़रूर हवाला दीजिएगा। अमले के लोगों को यरगमाल बना लिया है जी। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये दोनों कातल जो हैं एक शख्स को कत्ल करने के लिए आए हैं, वो कत्ल करना चाहते हैं। उस शख्स का नाम ओल एंडरसन है। वो शख्स यहाँ पे आता नहीं है लकीली, लेकिन ये 2 घंटे वहाँ पे रहते हैं और अमले के साथ बड़ी बुरी तरह बदतमीज़ी से पेश आते हैं। उनके खाना खा जाते हैं, उनके उबले अंडे खा जाते हैं, उनके मैश्ड पोटैटोस खा जाते हैं और लेकिन बिल पे नहीं करते और बल्कि उल्टा उनको यरगमाल बना के गन पॉइंट पे काबू किया हुआ है और कोई कस्टमर डील नहीं करने देते, बल्कि नीचे से एक बदमाश ने गन लगाई हुई है और एक बदमाश जो है वो अमले के 2 अरकान को साथ वाले एडजॉइनिंग रूम में ले जाता है और वहाँ पे बिठा कर उनकी कमर से कमर मिला के उनके मुँह में कपड़ा ठोंस देता है। तो वो जो एक रवायती बदमाशी होती है इस तरह के गैंगस्टर्स की, इस तरह के किराए के कातलों की, वो हमें यहाँ पे एक टिपिकल जो एक बदमाशी है वो यहाँ पे नज़र आती है और वो बेचारे इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये लोग जब कातल जो है वो उसका वेट करके चले जाते हैं, जो उनका मतलूबा टारगेट था जो कि नहीं आता, तो फिर अमले का एक शख्स है निक, होटल का जो एक होटल का जो छोटा सा जो मैंने आपको बताया ढाबा सा है, उसका जो एक निक वेटर है वो उसे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कुछ गलियां छोड़ के जो है वो ओल एंडरसन वहाँ से इस होटल पे खाना खाने के लिए आता है। तो वो पूछ पाछ के वहाँ जाता है और ओल एंडरसन के साथ उसकी जो मुलाकात है, जिसमें वो ओल एंडरसन को इन कातलों की आमद के बारे में और कातलों से उसकी ज़िंदगी को जो लाख ख़तरा है उससे मतलब जो आगाह करता है, वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से वो उसको रिसीव करता है, उसकी ख़बर को कह लें कि इनडिफरेंट तरीके से और कोई उसकी ख़ास नोटिस नहीं लेता है, और वो जिस तरह से बात करता है और जिस तरह से वो भागने से इनकार कर देता है और जिस तरह से वो इन गैंगस्टर्स का फेस करने के लिए वो तैयारी अब कर चुका है, ये सारा कुछ ज़ाहिर करता है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, वो सिचुएशन जो है बहुत बैड है, बहुत पुअर है। वैसे तो ये इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर भी हैं, यहाँ पे भी गैंगस्टर्स आते हैं, किराए के कातिल आते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाते हैं, मर्डर कर जाते हैं, वारदात कर जाते हैं, बट देयर इज़ नो पुलिस अराउंड। तो हमारे भी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर और कोर्ट के निज़ाम के ऊपर जो एक एतमाद उठ चुका है, वैसे ही उस ओल एंडरसन का भी पुलिस के इस तरह डिपार्टमेंट पे कोई जो है वो एतमाद नहीं रहा है और वो अब कातलों को फेस करना चाहता है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बताऊँगा स्टोरी के। हाउ डू द किलर्स ट्रीट द मेंबर ऑफ द स्टाफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने इस बुक में दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत आसान ज़बान में मैंने लिखा है। और दूसरा जो है डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन निक एंड ओल एंडरसन, यानी निक और ओल एंडरसन के दरमियान जो मुलाकात है वो आप बयान कीजिए। यूँ ये स्टोरी स्टूडेंट्स आप ये 2 क्वेश्चन इसके आप अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए और लिख कर याद कीजिए। दूसरी स्टोरी जो है स्टूडेंट्स जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है रैपेक्सिनिस डॉटर। रैपेक्सिनिस डॉटर जो है इंपॉर्टेंट स्टोरी है, दूसरी ही स्टोरी है रैपेक्सिनिस डॉटर।
और इसमें एक जुनूनी किस्म का साइंटिस्ट दिखाया गया जिसका नाम रैपेक्सिनी है। और कहानी का टाइटल भी ये ज़ाहिर करता है कि रैपेक्सिनी की बेटी, यानी एक साइंटिस्ट है, रैपेक्सिनी उसकी बेटी है। रैपेक्सिनी एक बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट है, लेकिन अफसोस के साथ उसकी जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं या उसके जो साइंसी तजर्बात हैं वो मनफी हो चुके हैं, वो नेगेटिव हैं। और नेगेटिविटी के साथ उसने अपने घर के सहन में जहरीले पौधे उगाए हुए हैं। ये उसका काम है और वो हर वक्त जो है अपने साइंसी तजर्बात के अंदर ही लगा रहता है और ये सारे तजर्बात उसके नेगेटिव हैं। हालांकि वो एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, एक एबिलिटी वाला डॉक्टर है। ही कैन क्योर द डिजीज़ ऑफ द पीपल, बट दिस इज़ नॉट इज रियल मोटिव। लेकिन ये उसका असल मोटिव नहीं है, लोगों का इलाज कर सकता है। बल्कि और तो और आप देखें उसके तजर्बात की इंतहा आप देखें कि उसने अपनी बेटी, यानी उसकी अपनी एक बेटी है जिसका नाम बीट्रस है, उसको शुरू दिन से यानी डे 1 से वो उसको पॉइजन पे उसे ब्रिंगअप कर रहा है, परवरिश कर रहा है। और जब कहानी शुरू होती है तो बीट्रस एक नौजवान लड़की है, बट शी हैज़ ग्रोन वेरी पॉइजनस, लेकिन वो बहुत जहरीली हो चुकी है और उसने उसको भी जहरीला कर दिया। यानी इस बाग के अंदर जो जितने भी पौधे हैं, दरख्त हैं, उसमें से मोस्टली उसने पॉइजनस किए हुए हैं। और साथ ही साथ उसने अपनी बेटी को अपने इस तरह के क्रूअल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी भेंट चढ़ाया हुआ है। और ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये इतना जुनूनी साइंटिस्ट है। और हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा कि राइट ए नोट ऑन रैपेक्सिनी एज ए साइंटिस्ट। तो हम ये देखते हैं कि एक खुदगर्ज साइंटिस्ट है। बल्कि उसके मोहल्ले में एक लड़का जो है, जो कि कहानी का दूसरा बड़ा किरदार है, गेवानी। गेवानी जो है वो साथ एक इलाके में एक यूनिवर्सिटी है, पडवा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तालीम हासिल करने के घर से आया हुआ है। और वो मकान जो है किराए पे ले लेता है, लेकिन वो जो मकान है वो इस तरह जो है उसने किराए पे लिया हुआ है। लेकिन डॉक्टर रैपेक्सिनी को इसका अंदाज़ा हो जाता है कि एक लड़का जो है वो मकान उसने साथ ही किराए पे लिया है और वो जानबूझकर ऐसी सूरत क्रिएट कर देता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि जिससे वो उसकी बेटी के साथ मुंसलिक हो सके और उनका एक बाहमी रिलेशन जो है किसी तरह कायम हो सके। और उसने बड़े चालाकी के साथ ये सिलसिला जो है वो किया। हालांकि वो लड़का जो गेवानी है वो पढ़ने की गरज से आया था और उसको एक प्रोफेसर है बेगलौनी, छोटा किरदार है, उस प्रोफेसर बेगलौनी ने कॉशन भी किया था, उसे कहा भी था कि आप ज़रा मकान आपने जिस जगह पे लिया है, आप जो मलका जो बाग है इससे उसके मकीन हैं, उसके जो रहने वाले हैं उनसे ज़रा आपने कॉन्शियस रहना है, बाखबर होकर रहना है। लेकिन बहरहाल गेवानी भी इन्वॉल्व हो गया और यूँ जो है गेवानी और बीट्रस के दरमियान जो मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि गेवानी जो चोरी छुपे जो है मालिक मकान से साजबाज करके वो उस बाग तक रसाई हासिल कर लेता है और वो वहाँ पे जाके घंटों बैठा बैठा वहाँ पे बीट्रस से बातें करता रहता है। और आप ये देखें कि डॉक्टर रैपेक्सिनी को इस सारे प्रोसेस का, इस सारे एक्टिविटी का, सारी सरगर्मियों का पता है, लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की सूरत क्रिएट होने दे रहा है कि ये लड़का भी जहरीला हो जाए। शायद वो जहरीले इंसानों की नस्ल पैदा करना चाहता है, इस तरह कि बीट्रस और गेवानी को आपस में शादी करके। एनीवे हम ये देखते हैं कि डॉक्टर रैपेक्सिनी किसी हद तक, बहुत हद तक अपने इस तजर्बे में भी तकरीबन कामयाब हो चला था। लेकिन प्रोफेसर बेगलौनी जो है वो एक बार गेवानी के कमरे में आए तो उन्होंने वहाँ पे महसूस किया कि उसे कुछ स्मेल आ रही है। और इसके बाद गेवानी से जब उसने तफ्तीश की, उससे पूछा, तो इस्तफसार करने पर गेवानी ने इस चीज़ का इकरार कर लिया कि वो बीट्रस नामी लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार है जो कि 7 वाले मलका बाग में रहती है। तो उसने डॉक्टर प्रोफेसर बेगलौनी से कुछ दवाई मांगी, तो डॉक्टर ने उसे एक दवाई दे दी। प्रोफेसर बेगलौनी ने एक लिक्विड दिया सिल्वर की बोतल में कि आप और वो लड़की जो है उसको जाके पी लीजिए, आप दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। तो गेवानी जो है बाग में गया और उसने सबसे पहले तो उसे टॉन्ट किया, उसे ताने मारे, उस बीट्रस को, उसकी बेवफाई को उसे ताना दिया और उसे कहा कि वो अपने बाप के साथ उसे जहरीला करने में आलाकार है, मुआवन है। लेकिन बीट्रस जो है चूँकि मासूम लड़की थी, वो तो ख़ुद अपने बाप के ज़ालिम तजर्बात का शिकार हुई थी। सो दैट्स वाई वो रोने लग गई और जज्बाती कैफियत में आकर उसने सारे का सारा लिक्विड जो है वो खुद ही पी लिया और यूँ उसकी हालत जब वो गैर हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी, तकरीबन वो मौत के करीब थी। उस वक्त जो है डॉक्टर रैपेक्सिनी ये सारा मंजरनामा देख रहा था। वो बाहर निकला, उसने अपनी बेटी को पकड़ा, लेकिन बेटी ने मरने से पहले अपने बाप से शिकवा किया कि उसके बाप ने उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, अच्छा सलूक नहीं किया। और डॉक्टर रैपेक्सिनी ने बहुत ज़्यादा लॉजिक और मंतक अपना पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी ने उसके बाप के इस तजर्बात को डिसअप्रूव किया, नापसंद किया और अपनी जान दे दी। तो यूँ डॉक्टर रैपेक्सिनी जो है
अपने ये नेचर के ख़िलाफ़ चूँकि एक सिस्टम वो कर रहा था, कुदरत का जो एक निज़ाम है उसके अगेंस्ट चल रहा था, तो वो ज़्यादा देर नहीं चल पाया और यूँ उसके 20-22 साल के तजर्बात जो सारे के सारे मलियामेट हो गए। तो इसके जो अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो डॉक्टर एपेचिनी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर एपेचिनी एक साइंटिस्ट है, किस तरह का साइंटिस्ट है, एक सेल्फिश साइंटिस्ट है, इसके ऊपर नोट लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या बीटरस अपने बाप की मामले जुर्म थी, यानी अपने बाप के साथ इस जुर्म में, यानी जिसने गिबानी को जहरीला किया गया या वो खुद जहरीली हुई, क्या इस जहरीली जो एक फ़ज़ा और माहौल क्रिएट करने में क्या बीटरस खुद मामले जुर्म थी? तो ये हम कहेंगे कि बीटरस बिल्कुल भी मामले जुर्म नहीं थी। बहरहाल इसके ये दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी इसका थीम भी पूछ लिया जाता है। तो थीम यही है कि नेचर के खिलाफ अगर हम चलेंगे, कुदरत के ख़िलाफ़ अगर हम चलेंगे तो लॉस हमारा ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा। नेचर का निज़ाम कभी बिगड़ता नहीं है, वो अपने रास्ता खुद बनाता है और उस तरह कायम दायम रहता है। स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो तीसरी शॉर्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट है, वो सारी बात है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली तीन पोएम्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और पहले तीन जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट स्टोरीज, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपको बताते चलें कि ये सादत हसन मंटो की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल तीसरी है, 3rd नंबर पे है। इसमें सादत हसन मंटो ने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, उस ज़माने में जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरान थे, 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, उसके तनाज़र में ये कहानी लिखी है, उसके बैकग्राउंड में लिखी है। अंग्रेज़ चूँकि यहाँ पे हुक्मरान थे और वो एक काफ़ी अरसे से नई इस्लाहात और नया कानून लाने की बातें कर रहे थे और मंगू जैसे लोग यहाँ पे एक किरदार पेश किया गया है। चूँकि इस कहानी में सादत हसन मंटो ने मजाक उड़ाया है हुक्मरानों का, ब्रिटिश का, बरतानवी साम्राज्यियत का, यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, कि वादे तो वो बहुत करते हैं कि आवाम को बुनियादी हकूक़ देंगे या बराबरी के हकूक़ देंगे, लेकिन अमली तौर पे वो कुछ करते नहीं हैं। और ऐसा ही हुआ कि एक तवील अरसे से ये सुना जा रहा था कि नया आइन आ रहा है जिसकी बुनियाद पर जो है सबको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाएगा, बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम किया जाएगा और जनाब वाली के जितने भी ये लोअर वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको भी राइट्स दिए जाएंगे, उनको भी हकूक़ दिए जाएंगे। वो जो उनके जो टैक्सेस वगैरह जो कलेक्शन की जाती है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। और बहरहाल इसमें इस तरह के कुछ वादे थे। तो मंगू जो इसका जो मेन करैक्टर है, उस्ताद मंगू, एक तांगे वाला है, इसके ज़रिए राइटर ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया है कि मंगू जो है उसे एक अनपढ़ शख्स दिखाया गया, एक जाहिल शख्स दिखाया गया और वो तांगा चलाता है और वो सेंट्रली लाहौर, उस ज़माने में हमारा जो लाहौर का जो सेंट्रल इलाका था, मगज़ी लाहौर था, उस में वो तांगा जो है वो चलाता है और सवारियाँ उसकी पढ़ी लिखी होती थी। वैसे उस ज़माने में तांगा एक अच्छी सवारी गिना जाता था, तो लिहाजा वो अदालतों के जो वकला और या फिर कुछ डॉक्टर्स और या कुछ पढ़े लिखे लोग या स्टूडेंट्स या टीचर्स उसकी सवारियां बनते थे। तो वो आपस में जब बातें कर रहे होते थे इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मंगू जो है वो सही तौर पे तो नहीं समझ पा रहा था कि ये आइन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो अंदाज़ा लगा रहा था, जिससे उसके जहन में एक स्टोरी से जो चलने लग गई और उसने 1 अप्रैल 1935 को, जिस दिन के ये आइन नाफज होना था, उस दिन से उसने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत व्यवस्था कर ली। यानी सवारियों की सुनी सुनाई बातों से उसने, मंगू ने अपने जहन में ये एक ख्याल पेश कर लिया कि 1 अप्रैल 1935 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे, नया आइन आ जाएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो नंबर प्लेटें लगवा के वो जो टैक्स पे करते हैं वो अब उसे नहीं देना पड़ेगा और कोई किसी का ज़्यादती नहीं कर सकेगा। असल में वजह यह है कि मंगू जो है वो भी बहुत तंग था इन गोरों से, इन अंग्रेज़ों से, और यहाँ के जितने भी लोअर वर्किंग क्लास के जो लोग थे या मुकामी बाशिंदे थे वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि ये अंग्रेज़ जो हैं ये बदतमीज़ी करते थे, बदसलूकी करते थे और उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी और बदसलूकी की वजह से ये लोग नफ़रत करते थे। मंगू खुद इस चीज़ का टारगेट हुआ, क्योंकि 1 साल पहले एक गोरे सिपाही ने मंगू को गालियाँ दी थी और मंगू जो है वो बर्दाश्त कर गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, तो अंग्रेज़ जज से उसे कोई इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं थी। तो दैट्स वाई मंगू इस बात को पी गया, लेकिन वो डिप्रेस बहुत दिन रहा, बहुत दिन उसे डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि मंगू एक गैरतमंद, एक पैट्रियट किस्म का, एक अगरचे वो अनपढ़ आदमी था लेकिन वो एक शहरी था। एनीवे जी, 1 अप्रैल 1935 आ गया और ये मंगू की तवक्कुआत और उम्मीदों का दिन था, लेकिन मंगू जब अपने तांगे को तैयार करके, बल्कि बड़े
बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े जोशो खरोश के साथ अपने तांगे को ज़रा फ्रेश करके, तरोताज़ा करके और रीन्यू करके और बड़े एक डेकोरेटेड मूड में वो जब बाहर निकला तो उसे कुछ चेंज वैसी नज़र नहीं आई जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। और वो अपने अड्डे से सवारी करते करते वो हमारा माल रोड जो है वो सारा उसने जो वो ट्रैवलिंग कर ली और वो चलते 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 जो है वो कैंट एरिया में आ गया। लाहौर का ये इलाका उस वक्त भी कैंट था, अभी ये कैंट एरिया है। तो कंटोनमेंट के एरिया तक वो आ गया, लेकिन उसे कोई वो खतर खा जो तब्दीली जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो उसे नज़र नहीं आई। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक गोरे सिपाही से हो गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगू ने गोरे सिपाही को क्यों पीटा, ज़रा ये सुन लीजिए उनकी झगड़ा जो है वो कैसे हुआ। उस गोरे ने बड़ी बदतमीज़ी के साथ जो है मंगू को बुलाया और मंगू जो है उसके पास गया। तो उसने चूँकि दूर ट्रैवलिंग करना थी और मंगू ने 5 रुपये किराया मांग लिया। चूँकि नया आइन आ गया था और मंगू जो है वो समझता ये बराबरी का दिन था, अब कोई ज़्यादती नहीं है। तो उसने जब किराया मांगा तो अंग्रेज़ को गुस्सा आ गया और अंग्रेज़ ने अपने रवायती उस मुतकबराना अंदाज में और बदतमीज़ी वाले अंदाज से मंगू के ऊपर जो है चढ़ाई करने की कोशिश की, बल्कि मंगू का जो तांगे को पीटने के लिए जो छांटा होता है उसे पकड़ के मंगू को पनिश करने का जब फैसला किया तो मंगू ने इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे वो छांटा भी छीन लिया और बल्कि उसे 3-4 मुक्के भी अच्छे खासे रसीद कर दिए और उसकी अच्छी तरह धुलाई भी करना शुरू कर दी। और अंग्रेज़ को यकीन नहीं आ रहा था उस गोरा सोल्जर को कि मंगू जो है वो उसे पिटाई कर रहा है और उसे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और डेस्परेट आलम में 2 पुलिस वाले आ गए और उन्होंने बीच बचाव करवाया और मंगू को पकड़कर वो थाने ले गए। पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने मंगू को बंद कर दिया और मंगू बेचारा जो है वहाँ पे नया इन पुकारता रह गया। लेकिन उन गोरों ने बताया कि कोई नया इन नहीं आया। तो भी नहीं पता क्या 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को अप्रैल फुल मनाया जाता है। तो यूँ जो है मंगू जैसे आम लोगों के साथ ये नया आइन जो है एक अप्रैल फुल साबित हुआ, अप्रैल फुल हो गया मंगू के लिए। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड उस्ताद मंगू बीट द गोरा सोल्जर, ये भी मैंने उस बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक जो है व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ उस्ताद मंगू की तवक्कुआत क्या थी इस नए आइन के साथ। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपके साथ 3 इसकी पोएम्स डिस्कस की हैं मोस्ट मॉडर्न और 3 शॉर्ट स्टोरीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट 3 पोएम्स जो है और नेक्स्ट 3 जो शॉर्ट स्टोरीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।